स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88। 16 तारीख की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। लास्ट क्लास की ही तरह आज की इस वीडियो में भी हम करने वाले हैं संस्थाओं का कामकाज। तो हमने लास्ट में पढ़ा कि कैसे कि लोकसभा किस प्रकार से कार्य करती है या राज्यसभा किस प्रकार से कार्य करती है। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो देश में संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने या उसको लागू करने के लिए कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। कार्यपालिका जो भी डिसीजन लिए जाते हैं विधायिका द्वारा उनको लागू करती है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अतः सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए इन संस्थाओं की जो कार्य को देने वाली जो संस्था है, कार्य रूप देने वाली जो संस्था है, वो कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका की अगर भारत में बात करें तो दो प्रकार की कार्यपालिका है बेटा। एक है राजनीतिक कार्यपालिका, एक है स्थायी कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका वह होती है जिनका जो चुनाव है वो जनता करती है, यानी कि हम लोग वोट देते हैं तब जाके ये लोग 5 साल के लिए कार्यकाल संभालते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। स्थायी कार्यपालिका में हमारा कोई भी रोल नहीं होता। ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनके स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट कहा जाता है। इनकी खुद की मेहनत से ये इस जगह पर पहुंचते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्थायी कार्यपालिका की, तो जैसे कि मैंने बोला कि इनको हम सिविल सर्वेंट कहते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे कि जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है, इसका जो चयन होता है वो हमारे द्वारा किया जाता है। उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत दल प्राप्त पार्टी का जो हेड होता है, नेता होता है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं भी है तो भी उसको मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको उसका संसद का सदस्य बनना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री बनने की ये कुछ क्वालिफिकेशन है। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं कैबिनेट मंत्री। अमूमन सत्ताधारी पार्टी के ही कुछ लोग जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनको मुख्य मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे कि आपका शिक्षा विभाग हो गया या विदेश विभाग हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय हैं वो उनको दिए जाएंगे, जो पार्टी को इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लगेंगे राजनीति के हिसाब से। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री या अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, और विशेष रूप से जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो इनको बुलाया जाता है, लेकिन हर बार नहीं, जब इनकी जरूरत है। और लास्ट में आते हैं राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। वहीं अगर बात करें कि किसी प्रधानमंत्री के कौन से अधिकार होते हैं, तो सबसे पहले सरकार के प्रमुखता के नाते जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास बहुत व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभागों के आपसी विवादों के निर्णय में भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना और सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना। अर्थात सरकार चलाने का जो मेन काम होता है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब आप यहीं से इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति के रेजिग्नेशन से पूरी गवर्नमेंट हिल जाती है। जबकि गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है, आपको उस पार्टी के अनुसार भी कार्य करना पड़ता है। और कई बार देखने में मिला है कि गठबंधन सरकार में कमियां देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन हम लोग नहीं करते, बल्कि हमने जिन लोगों को वोट दिया है, जैसे कि सांसद हो गए या हमारे विधानसभा के सदस्य हो गए, ये आगे जाकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं की कामों की निगरानी उसी के द्वारा की जाती है। सारे कानून, सरकार के सभी नीति जो भी है उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं राष्ट्रपति। और सभी प्रमुख नियुक्तियां, जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और भारत के रक्षा बलों का जो सुप्रीम कमांडर है वो भी राष्ट्रपति ही है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कानून बन ही नहीं सकता, मतलब उनकी मंजूरी होना जरूरी है।
अगर वही प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहले कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश को इसकी जरूरत क्यों है। तो सब स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है बेटा, देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमलाजामी पहनाने के लिए हमें कार्यपालिका की जरूरत है और सरकार की नीतियों को कार्य रूप प्रदान करती है कार्यपालिका। प्रश्न दूसरा, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर। तो राजनीतिक कार्यपालिका वो होती है जिसको जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका वो होती है जो लंबे समय के लिए नियुक्त होती है, जिनको हम सिविल सर्वेंट भी कहते हैं। प्रश्न तीसरा, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे जाने वाले जो भी हमने एक्सप्लेन किया बेटा, तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश के राष्ट्रपति की क्या महत्व भूमिका है। तो ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।